Hello students, you're most welcome in this class of chemistry. So you are just watching here the students chemistry class. So we are just going to start here atomic structure, some very important topic of atomic structure, and those topics are Heisenberg's uncertainty principle, and then after Erwin-Schrödinger's wave equation to find the electronic behavior, and then after means you can say quantum mechanical model, इसको आप बोल सकते हैं. फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. पहले थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लेते हैं. क्या था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि अगर इलेक्ट्रॉन हो या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो तो उनका एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते, बट बोहर ने जो थ्योरी दिया था उसमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एग्जैक्ट पाथ में ही रिवॉल्विंग करेगा. इस बोहर की थ्योरी के जस्ट कैसे विपरीत, उसके विरोधाभासी इन्होंने हाइजेनबर्ग ने बोला कि नहीं, उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम नहीं बता सकते. तो इस तरह से बोहर की थ्योरी को उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया और उन्होंने एक नया मॉडल दिया, और उन्हीं की थ्योरी के बेस पे एक नया मॉडल बनाया. श्रोडिंगर ने इसको और एडवांस तरीके से किया और उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए. उसी कैलकुलेशंस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेनिकल मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस हियर द फार्मूला गिवन बाय द एर्विन श्रोडिंगर. फार्मूला ये है del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square del square psi upon del z square plus 8 pi square m by h square e minus v into psi is equals to 0. ये सारे के सारे नोटेशन है. psi is equal to amplitude, E is equal to total energy, V is equal to potential energy, m is the mass of electron, h is the Planck's constant. उसके अलावा इसमें पाई की वैल्यू आपको पता है और सारे चीजें आपको पता है. तो इस इक्वेशन को श्रोडिंगर ने सॉल्व किया और सॉल्व करके वहां पे इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को एक्सप्रेस किया. यहाँ पे इसको कुछ और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं h psi is equals to E psi. यहाँ पे h जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं. इट इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसको, श्रोडिंगर के इक्वेशन को. ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या बताया गया, ये जो डेरिवेशंस थे, जो कैलकुलेशंस थे, उसके बाद मॉडल्स के लिए पोस्टुलेट दिए गए, और वो पोस्टुलेट क्या था उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं. सो व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, क्या पोस्टुलेट्स थे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे. पहला पोस्टुलेट था स्टूडेंट्स, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यू कैन से विल बी क्वांटाइज्ड. दूसरा पोस्टुलेट ये था the existence of quantized energy levels are totally the consequence of wave nature of electron. That was assumed by Heisenberg. तीसरा ये था, वहाँ पे उन्होंने कहा psi is the amplitude, psi representing amplitude of the wave nature of electron, psi square expressing the probability ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. उसके अलावा उसमें ये भी बोला गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में द एग्जैक्ट पोजीशन वी विल नॉट डिफाइन हियर, वी शैल डिफाइन हियर द प्रोबेबिलिटी एरिया फॉर इलेक्ट्रॉन. सो दीज आर द क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटम मैकेनिकल पोस्टुलेट्स. तो हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल पोस्टुलेट हम लोगों ने देख लिया. अच्छा, 5 पोस्टुलेट थे मेनली, और उसको ध्यान रखेंगे. तो उसमें ये भी बोला गया कि जो वहाँ पे वेव फंक्शन होगा
जिसको हम लोग साई बोलेंगे, वो साई हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे r इंटू e थीटा फाई। ये यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट, एक इक्वेशन बनाया गया और ये इक्वेशन बोला गया कि वेव फंक्शन इज इक्वल टू रेडियल फंक्शन इनटू दिस इज एंगुलर फंक्शन। ये बोला गया स्टूडेंट, वेव फंक्शन साई इज इक्वल्स टू रेडियल फंक्शन इनटू एंगुलर फंक्शन, रेडियल फंक्शन इनटू एंगुलर फंक्शन। यहाँ पे रेडियल फंक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो रेडियल फंक्शन क्या है? रेडियल फंक्शन क्या है? रेडियल फंक्शन है, it defines distance of electron from nucleus। एंगुलर फंक्शन क्या है? एंगुलर फंक्शन है स्टूडेंट्स, it defines direction, ये डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो ये एक और इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नोडल प्लेन्स या नोडल एक्सिस को। सो व्हाट आर द नोडल प्लेन्स एंड व्हाट आर द नोडल एक्सिस, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स देयर, और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। क्या डिफरेंशिएशन है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में? आप यहाँ डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इट इज द डिफिनिट पाथ, ये डिफिनिट पाथ है। ऑर्बिटल it does not represent definite path, ये definite path को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दूसरा, जो ऑर्बिट होता है, it accommodate 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये ऑर्बिट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं और वो कई तरह के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करेंगे। ओके, और ऑर्बिटल जो होगा, ऑर्बिटल accommodates only maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल जो होगा वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं तीसरा, जो हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट, ऑर्बिट्स का एक डेफिनिट शेप होता है। आप बोल सकते हैं ऑर्बिट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बोहर के द्वारा दिया गया, एंड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट वाज
गिवन बाय श्रोडिंगर, ये श्रोडिंगर के द्वारा दिया। चौथा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इट इज नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चारों तरफ होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या है, इट इज डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होगा, मीन्स जो ऑर्बिटल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में पाए जाएंगे, मीन्स एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू, जेड एक्सिस के थ्रू या किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट में आप बोल सकते हैं एक और डिफरेंशिएशन, ऑर्बिट कैन नॉट डिफाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और ऑर्बिटल जो होगा कैन डिफाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है। तो ये इसके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं, इसको आपको जानना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर और नोडल प्लेन्स क्या होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन सी, अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल में आप जान लो एस ऑर्बिटल जो होगा वो एक ही तरह का होगा और वो स्फेरिकल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल जो होगा दैट इज स्फेरिकल इन शेप, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूं, स्फेरिकल शेप का होगा एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी ऑर्बिटल, तो वो आपका तीन तरह का होगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीन तरह का ऑर्बिटल होगा। और यहाँ पे अगर आप बनाओगे इस तरह से तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये आपका हो जाएगा। और तीनों का यहाँ पे अलग अलग, तीनों का यहाँ पे जो हम लोग लेंगे वो एनर्जी लेवल तीनों की सेम रहेगी, बट तीनों की क्वांटम प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटम प्रॉपर्टीज के बारे में। फिलहाल अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स तो डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कितने तरह के होते हैं हमारे डी ऑर्बिटल स्टूडेंट्स, हमारे 5 तरह के होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लो, डी ऑर्बिटल्स में पहला जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स वाई, सेकेंड डी वाई जेड, थर्ड डी जेड एक्स, फोर्थ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिफ्थ डी जेड स्क्वायर, ये आपके। तो डी ऑर्बिटल्स में स्टूडेंट्स ये 5 तरह के हम लोगों के क्लासिफिकेशन हो गए और इनको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में। तो जब भी डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होंगे तो स्प्लिटिंग के पहले तक उनका एनर्जी लेवल सबका सेम रहेगा, स्प्लिटिंग के बाद वहाँ पे एनर्जी लेवल में चेंज हो जाता है। तो डी ऑर्बिटल्स ये 5 तरह के मिलेंगे, इन पांचों को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। फिलहाल अभी हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड के बारे में देख लेते हैं और इनका नोड्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लो कि नोड होते क्या हैं, नोडल प्लेन क्या होते हैं। नोडल प्लेन वो होता है या नोडल एक्सिस वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 हो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स नोड्स को। मान लिया मैंने अगर पी एक्स डिफाइन करना है, पी एक्स को डिफाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पी एक्स हो गया स्टूडेंट,
इसमें जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो टोटल यहाँ पे होगी एक्स एक्सिस पे, मींस यहाँ पे जो दूसरा प्लेन दिख रहा है आपका वाई जेड एक्सिस दिख रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, और यहाँ पे जो नोड्स हो जाएंगे या नोडल प्लेन हो जाएगा वो एक ही मिलेगा, और वो क्या रहेगा वाई जेड, वाई जेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें पी वाई, पी वाई की बात कर रहा हूं मैं, ये वाई है और ये एक्स है, इधर जेड है, ऐसे ये पी वाई ऑर्बिटल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इधर ही वाई के थ्रू रहेगी, और ये पी वाई ऑर्बिटल है, और इसका जो नोड होगा एक ही होगा, कौन सा एक्सिस, एक्स जेड एक्सिस, ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे पी जेड ऑर्बिट को, पी जेड ऑर्बिटल को। पी जेड ऑर्बिटल क्या है, ये मान लिया जेड एक्सिस, ये जेड ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस, इधर मान लिया वाई है, तो ये आपका पी जेड ऑर्बिटल हो जाएगा, और इसका भी नोड आपका एक ही होगा, और वो होगा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो ये नोडल प्लेन्स पूछते हैं इसमें कि नोडल प्लेन्स कितना कितना होगा, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट डी ऑर्बिटल के बारे में। एक और चीज, ये स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, डम्बल शेप, ये दो लूप से जुड़े। डी ऑर्बिटल्स की बात करूं मैं तो ये आपने देख लिया, इसके शेप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और नोट्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे डी एक्स वाई के बारे में। डी एक्स वाई क्या है? डी एक्स वाई मीन्स ये ऐसा रहेगा, इधर अगर एक्स और इधर है वाई, तो डी एक्स वाई मतलब जो इनके बीच में बनता हो, इनके बीच के प्लेन में बनता हो, और यहाँ पे जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का रहेगा, ऐसे ऐसे, ये डी एक्स वाई, ठीक है जी। इसमें जो इसका नोडल प्लेन होगा यहाँ पे दो होगा, टू नोडल प्लेन्स आर डिफाइंड हियर। पहला होगा वाई जेड प्लेन, दूसरा होगा जेड एक्स प्लेन। तो ये दो नोडल प्लेन यहाँ पे डिफाइन होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, लगभग 0। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे डी वाई जेड, वाई जेड, तो ऐसे करेंगे आप, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो वाई जेड मतलब इसके बीच में ऐसे ऐसे, यहाँ पे एंगल ये 45 डिग्री ये रहता है, तो डी वाई जेड प्लेन में इस तरह से यहाँ पे डिफाइन होगा, और यहाँ पे जो नोडल प्लेन्स होंगे, जो नोडल प्लेन्स होंगे, नोडल प्लेन्स वो होगा जेड एक्स और एक्स वाई। सिमिलरली ऐसे ही आपका डी जेड एक्स में ही आएगा, और बाद में आपका जो आएगा सबसे लास्ट में वो है, दो और प्लेन बचते हैं आपके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये जो प्लेन बनेगा ऐसे बनेगा, ये जो लोब्स होंगे वो बिल्कुल इसके इस तरह से एक्सिस पे ही जाएंगे, वो एक्सिस के बीच में बन रहे थे, और यहाँ आप देख सकते हैं एक्सिस पर ही बनेंगे, और यहाँ पे जो नोड्स होंगे वो नोड्स इस तरह से होते हैं, ऐसे आप डिफाइन करेंगे, ऐसे यहाँ ये एरिया नोड्स का होगा, और इसके भी दो नोड्स होंगे, टू नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और आएगा डी जेड स्क्वायर का। तो डी जेड स्क्वायर क्या होता है? डी जेड स्क्वायर आप ऐसे कर लो, इस तरह से, ये आपका जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस,
ये ऐसा रहता है और ऐसे दिखता है और इधर से ऐसे दिखता है। तो ये जो शेप आपको मिलता है ये कई डायरेक्शन से देखने पे मिलता है हमको, अलग अलग डायरेक्शन से इसको रोटेट करा के देखते हैं तो मिलता है। तो DZ स्क्वायर फिलहाल ये है, इसमें कोई प्लेन आपको नहीं मिलेगा, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन नहीं रहेगा, 0, ठीक है, नोडल प्लेन नहीं रहेगा, 0। तो इस तरह से ये इसके ऑर्बिटल है dx ऑर्बिटल, dxy, dyz इस टाइप। फिलहाल ये इतना हो गया आपका f ऑर्बिटल आपका स्टूडेंट 7 तरह के होते हैं। और उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्टूडेंट। आशा करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज करेंगे, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।